दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू टू स्कोरशाला। आज के इस वीडियो के अंदर बच्चों अपन बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के बारे में। ओके, यानी कि जब अपने पास में काफी सारा डेटा होता है तो अपन उसको किस तरीके से प्रॉपर मैनर में ऑर्गेनाइज करते हैं वो अपन जानेंगे इस वीडियो के अंदर। देखो, सबसे पहला स्टेप अपना क्या होता है कि जब अपने पास में डेटा होता है तो अपन को उसको क्या करना पड़ता है, उसको थोड़ा सा सॉर्ट करना पड़ता है। सॉर्ट का मतलब है कि उसको थोड़ा सा अपन को ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ता है, या फिर आप ये कह लीजिए कि उनको क्लासिफाई करना पड़ता है। ठीक है, कि जैसे सपोज एक एग्जांपल के थ्रू अपन इसको समझते हैं कि अपन को यहाँ पे डेटा निकालना है। एक पूरी क्लास का अपन को डेटा गिवन है 30 स्टूडेंट्स का, उसमें से अपन को निकालना है कि जो लंबे बच्चे हैं उनका डेटा अलग निकालना है, जो शॉर्ट बच्चे हैं उनका डेटा अलग निकालना है, जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनका डेटा अपन को अलग निकालना है, जो एवरेज स्टूडेंट है उनका डेटा अपन को अलग निकालना है। तो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि अपने पास में पूरा का पूरा यूनिवर्स है। यूनिवर्स यानी कि हमारे पास में जो भी आइटम्स गिवन है उसको अपन यूनिवर्स कहते हैं। तो पूरी की पूरी जो क्लास है उसका मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपने पास में गिवन है। ठीक है, अब इसके अंदर से जितने लंबे बच्चे हैं उनको अपन एक ग्रुप में रखेंगे, जितने शॉर्ट बच्चे हैं उनको अपन एक अलग ग्रुप में रखेंगे, फिर उसके बाद में जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको अपन एक अलग ग्रुप में रखेंगे, और साथ ही में जो बच्चे ऐसे हैं जो कि एवरेज स्टूडेंट है उनको अपन एक अलग ग्रुप में रखेंगे। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे क्या किया कि जो टोटल अपने पास में डेटा था उसको अपन ने क्या कर दिया, अलग अलग ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, इसी को ही अपन क्लासिफिकेशन कहते हैं। यानी कि जब आप अपने आइटम्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हो देन दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन। इसकी एक बार डेफिनेशन अपन यहाँ पे देखेंगे। सो क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू दी सीक्वेंस। ठीक है, आप अपने डेटा को क्या कर रहे हो, सीक्वेंस में अरेंज कर रहे हो, एंड ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, और अलग अलग ग्रुप्स में आप उनको मतलब डिवाइड कर रहे हो कैसे, उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, और सेपरेटिंग देम इनटू डिफरेंट बट रिलेटेड पार्ट्स। ठीक है, और आप उनको अलग अलग पार्ट्स के अंदर क्या कर रहे हो, उनको डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, सो इसी को ही अपन किस नाम से जानते हैं, इसी को ही अपन क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। चलिए, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं इसको जरा अपन समझते हैं। सो टू सिंप्लीफाई एंड कंडेंस द मासेस ऑफ डेटा। अपन यहाँ पे जब अपने पास में बहुत ही ज्यादा डेटा होता है तो उसको अपन को सिंप्लीफाई करना होता है। यानी कि कॉम्प्लेक्स अगर कोई चीज है, कोई बहुत ही टफ चीज है, तो अपन उसको क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा अपन सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो अपने पास में अगर काफी सारा डेटा होता है तो उसको ग्रुप्स में डिवाइड करके अपन उसको और ज्यादा इजी बना देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर अपने पास में मासेस में है डेटा तो उसको अपन को क्या करना है, उसको अपन को सिंपल बनाना है। ओके, सेकेंड इज टू एक्सप्लेन सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी ऑफ डेटा। अब देखो, इतने सारे आइटम्स के अंदर बहुत से ऐसे आइटम होंगे जो कि एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर होंगे, तो जो सिमिलर होंगे उनको अपन एक जगह रख देंगे। बहुत से ऐसे होंगे जो कि आपस में डिसिमिलर होंगे, बहुत अलग अलग होंगे, तो इनको अपन अलग अलग ग्रुप्स में कर देंगे। तो यानी कि पूरे डेटा को अपन डिवाइड करके क्या करते हैं, सिमिलर जो सिमिलैरिटी वाले ग्रुप मतलब जो आइटम्स होते हैं उनको अपन एक ग्रुप में रखते हैं, और जो डिसिमिलैरिटी वाले होते हैं उनको अपन अलग ग्रुप में रख देते हैं। ठीक है, थर्ड इज टू फैसिलिटेट कंपैरिजंस। यहाँ पे हम क्या करना होता है, हमको यहाँ पे कंपैरिजंस करने होते हैं। ठीक है, कंपैरिजन हम कैसे कर रहे हैं कि जैसे अपन ने क्लास के जितने भी बच्चे हैं उनमें से अपन जो लंबे वाले बच्चे हैं उनको अपन अलग यहाँ पे रख रहे हैं, और जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको अपन अलग रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अब कंपैरिजन करेंगे। ओके, सो कंपेयर करने के लिए भी हमने क्या करना है, हमने पूरे के पूरे डेटा को अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना है। क्लियर? चलिए, टू स्टडी द रिलेशनशिप्स। अब यहाँ पे रिलेशनशिप्स को अपन समझेंगे। ठीक है, अपन यहाँ पे अलग अलग करने के बाद में डेटा को, उनके रिलेशनशिप्स को ज्यादा स्ट्रांगली अपन समझते हैं। लास्ट इज टू प्रिपेयर द डेटा फॉर टेबुलेशन। फिर अपन ने यहाँ पे जो भी क्लासिफिकेशन किया है उसको अपन एक टेबल के फॉर्म में अपन क्या करते हैं, उसको अपन टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि अपने पास में जो भी आइटम्स गिवन है उनको अपन ने पहले अलग अलग क्लासिफाई कर दिया, फिर उनको एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अपन उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, सो ये सारे क्या हैं आपके, ये सारे के सारे आपके क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं। चलिए, अब अपन यहाँ पे देखते हैं रिक्विजिट्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन। बेहतर क्लासिफिकेशन के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत होती है, इसके तरफ देखिए। देखो, सूटेबिलिटी, यानी कि आप जिस कैटेगरी के अंदर आप उसको क्लासिफाई कर रहे हो वो उससे सूटेबल होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे ग्रुप्स बना दिए, दैट फर्स्ट इज टॉल, अनदर वन इज शॉर्ट, तो यहाँ पे जब आप क्लासिफाई कर रहे हो पूरे के पूरे डेटा को, ठीक है, यहाँ पे आपके पास में डेटा है उसको आप दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर रहे हो, तो यहाँ पे सूटेबल ये होना चाहिए कि इस वाले पोर्शन के अंदर सारे के सारे लंबे बच्चे ही आने चाहिए। ठीक है, आपने यहाँ पे एवरेज हाइट
मतलब यहाँ पे बता दी कि भैया ये एक एवरेज हाइट है, इससे ऊपर जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे इस वाली लाइन में आके खड़े हो जाएं, इससे नीचे वाली हाइट के जो बच्चे हैं वो सारे के सारे इस लाइन में आके खड़े हो जाएं। तो सूटेबिलिटी होनी चाहिए यहाँ पे। ओके सो सेकंड इज अनएम्बिगस, यानी कि आपका जो भी डेटा होता है वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर पूरे के पूरे आइटम्स को ना देख के अगर कोई आपका पूरा का पूरा सिर्फ टेबल देख ले कि हाँ, तो उसको टेबल देखने से पता लग जाए कि टॉल कितने बच्चे हैं, टॉल है भाई, जैसे सपोज करो यहाँ पे 8 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो कि एक एवरेज हाइट से उनकी हाइट ज्यादा है, तो वो उसको कुछ भी नहीं देखना है, पूरी डेटा को देखने की जरूरत ही नहीं है, बस ये वो टेबल देखेगा कि और उसको पता लग जाएगा कि भाई हाँ टॉल जो स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 8 हैं जो कि इस हाइट के हैं और बाकी जो है वो शॉर्ट हाइट के हैं, ठीक है। तो स्पष्ट होनी चाहिए जो भी डेटा होता है, उसको क्लासिफिकेशन करते हो जब आप, तो वो बिल्कुल कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ओके सो थर्ड इज एग्जॉस्टिवनेस। सो एग्जॉस्टिवनेस को आप एक और वर्ड से यहाँ पे थोड़ा समझ सकते हो, दैट इज टोटल, यानी कि जब अगर आप गुड क्लासिफिकेशन के पॉइंट्स की तरफ देख रहे हो कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि गुड क्लासिफिकेशन के अंदर होने चाहिए, तो यहाँ पे देखो जितना भी डेटा आपके पास में गिवन होता है उसको पूरे को आपको यहाँ पे लेना जरूरी है, ठीक है। आप इसमें ऐसा नहीं है कि आप कोई भी आइटम ऐसे छोड़ दो कि चलो ठीक है ये ना इस कैटेगरी में मतलब फिट हो रहा है ना इस कैटेगरी में फिट हो रहा है तो इसको छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा है जो कि इन दोनों कैटेगरीज में फिट नहीं हो रहा है तो उसके लिए एक थर्ड कैटेगरी बननी चाहिए, ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा जो डेटा है आपका वो पूरा यहाँ पे यूज होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि आपका जो डेटा है, आपका जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्लियर। फिर अपन यहाँ पे बात करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखो इसका मतलब क्या होता है, देखो जब भी अपन यहाँ पे क्लासिफाई कर रहे हैं यहाँ पे आइटम्स को, जब भी या दो चीजों को जब अपन क्लासिफाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों ही चीजें बिल्कुल भी एक दूसरे के जैसी नहीं है, इसी वजह से अपन उनको क्या कर रहे हैं, अलग अलग कैटेगरीज में अपन उनको क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स में अपन उनको डाल रहे हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ही यही होता है कि यहाँ पे जो आइटम्स हैं वो थोड़े से एक दूसरे से अलग है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, इसी वजह से आपको यहाँ पे ग्रुपिंग करने की जरूरत पड़ रही है। तो गुड क्लासिफिकेशन के अंदर ये चीज भी आपको ध्यान होनी चाहिए। एक पॉइंट ये भी है कि जो डेटा होता है आपका वो एक दूसरे से काफी डिफरेंट होना चाहिए, जिसकी वजह से ही वो सिर्फ और सिर्फ अलग ग्रुप में रखा जाएगा। ओके, लास्ट इज होमोजेनिटी। देखो होमोजेनिटी मतलब होता है आइडेंटिकल, सेम, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा भी होना चाहिए कि अगर आपके पास में अगर 10 स्टूडेंट्स है तो 10 में से 5 बिल्कुल एक जैसे और 5 बिल्कुल एक जैसे हो, मतलब आपस में भले ही अलग अलग हों। अगर यहाँ पे जैसे टोटल आपके 10 हैं, ओके, यहाँ पे अपन को इसको डिवाइड करना है तो 5 ये और 5 ये, इस तरीके से अपन ने इसको डिवाइड कर लिया। अब देखो यहाँ पे ये वाले जो 5 हैं ये सब तो एक जैसे हैं, ठीक है, ये सारे एक जैसे हैं, यानी कि इट स्टैंड्स फॉर होमोजेनिटी, दे आर आइडेंटिकल। ये सारे भी पांचों एक जैसे हैं तभी ये एक ग्रुप में है, तो ये भी क्या दर्शाते हैं, होमोजेनिटी, यानी कि आइडेंटिकल। लेकिन ये वाला 5 और ये वाला 5 ये दोनों आपस में अलग अलग हैं, तभी इनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। और इसी को ही अपन किस नाम से जानते हैं, इसी को ही अपन कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके, सो गुड क्लासिफिकेशन के लिए किन किन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है या फिर किन किन पॉइंट्स का यहाँ पे यूज लेना चाहिए, वो सारे पॉइंट्स ये हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। सो मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे जब अपन क्लासिफाई करते हैं तो किन किन मेथड्स का अपन ध्यान रखते हैं, किन किन मेथड्स की हेल्प से अपन यहाँ पे क्लासिफिकेशन करते हैं, इसकी तरफ थोड़ा सा नजर डालते हैं। देखो सबसे पहला है आपका ज्योग्राफिकल। सो एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ मैं यहाँ पे। ज्योग्राफिकल यानी कि एरिया के बेसिस पे, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि टाइम के बेसिस पे, इसको थोड़ा सा डेप्थ में भी अपन पढ़ेंगे। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन यानी कि क्वालिटी के बेसिस पे, ओके। फिर क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन यानी कि क्वांटिटी के बेसिस पे जब आप अपने डेटा को क्लासिफाई करते हो, ठीक है। बहुत ही इजी सा है, एक एक करके इसको समझ लेते हैं। सबसे पहला ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन के बारे में अपन बात कर रहे हैं। इसका जो दूसरा नाम है इट इज स्पेटियल क्लासिफिकेशन, ठीक है। स्पेटियल क्लासिफिकेशन अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, और अगर ये वाला आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेटियल क्लासिफिकेशन, दोनों ही एक ही चीज है। ओके, सो व्हेन द डेटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिकल लोकेशन, जब आपका जो डेटा है वो क्लासिफाई किया जाता है ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे, तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। और रीजन इट इज नोन एज ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। जैसे कि अब यहाँ पे आपको एक टेबल दिख रही होगी। सो पॉपुलेशन ऑफ 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2000
11। तो यहाँ पे 5 स्टेट्स की यहाँ पे आपको क्या दे रखी है, पॉपुलेशन दे रखी है। जैसे आंध्र प्रदेश की पॉपुलेशन ये है, तमिलनाडु की पॉपुलेशन ये है, राजस्थान की पॉपुलेशन ये है, कर्नाटका की पॉपुलेशन ये है, गुजरात की पॉपुलेशन ये है। तो यहाँ पे अपन ने क्लासिफाई किस तरीके से किया है, अपन ने यहाँ पे रीजन के बेसिस पे या फिर लोकेशन के बेसिस पे या फिर ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे अपन यहाँ पे डेटा को क्या कर रखा है, क्लासिफाई कर रखा है। ओके, सो बहुत ही इजी सा है, इसको बिल्कुल भी ज्यादा डेप्थ में समझने की इसको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऐसा उसमें कुछ है ही नहीं। दूसरा जो आपका टाइप है बच्चों, दैट इज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, या फिर इसको आप टेम्पोरल क्लासिफिकेशन के नाम से भी जान सकते हो। देखो, T stands for temporal and T stands for different period या फिर time। ओके, ऐसे आप ध्यान रख लीजिएगा। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि टेम्पोरल क्लासिफिकेशन, और टेम्पोरल क्लासिफिकेशन यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम ओवर हियर। सो व्हेन डेटा इज क्लासिफाइड विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट पीरियड्स, यहाँ पे अलग अलग टाइम की हम बात कर रहे हैं, ऑफ टाइम, ठीक है। This type of classification is known as chronological classification। तो जब अपन टाइम के बेसिस पे डेटा को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, तो उसको अपन क्रोनोलॉजिकल के नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, स्टेट पॉपुलेशन 1971। सो देखो यहाँ पे क्या है, 1971 में ये वाली पॉपुलेशन थी, 61 में इतनी थी, 1971 में ये थी। तो दिल्ली की बात करें अपन, दिल्ली की पॉपुलेशन की बात करें कि 1971 में इतनी पॉपुलेशन थी, फिर धीरे धीरे अब 2011 में इतनी पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे अपन किस बेसिस पे कंपेयर कर रहे हैं, बात एक ही जगह की कर रहे हैं यहाँ पे हम, लेकिन टाइम पीरियड के बेसिस पे अपन ने इसको क्या कर रखा है, क्लासिफाई कर रखा है। तो इसी वजह से अपन इसको क्रोनोलॉजिकल, टेम्पोरल या फिर टाइम क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे अपन क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। सो इन क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स लाइक सेक्स, लिटरेसी, रीजन, कास्ट, एजुकेशन एटसेट्रा, व्हिच कैन नॉट बी क्वांटिफाइड। देखो, जब अपन क्वालिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे क्वांटिटी का कोई भी काम नहीं होता है। क्वालिटी की बात करने का मतलब है कि हम यहाँ पे या तो सेक्स की बात करें, व्हिच इज जेंडर, लिटरेसी की बात कर रहे हैं। देखो, यहाँ पे जब अपन जेंडर की बात करते हैं तो अपन यहाँ पे क्लासिफाई कर देते हैं मेल में और फीमेल के बेसिस पे, ठीक है। लिटरेसी के अंदर अगर अपन क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो वो लिटरेट और इलिटरेट के बेसिस में हो जाएगा। रीजन के अगर बेसिस पे हम कर रहे हैं तो हिंदू एंड अदर कम्युनिटीज विच आर नॉट हिंदू, इस बेसिस पे अपन क्लासिफाई कर सकते हैं। कास्ट के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे, यानी कि यहाँ पे कौन पढ़ा लिखा है, कौन पढ़ा लिखा नहीं है, तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अपन क्वांटिटी को बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे हैं, हम क्वालिटी पे फोकस कर, क्वालिटी के अंदर ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं। ओके, सो दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज ऑफ 2 टाइप्स। अब देखो, यहाँ पे आपका जो क्वालिटेटिव है ये भी 2 तरीके का है। एक है सिंपल क्लासिफिकेशन, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, व्हेन फैक्ट आर क्लासिफाइड इनटू क्लासेस अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स ओनली, देन द क्लासिफिकेशन इज सेड टू बी सिंपल। जब आप सिर्फ और सिर्फ एट्रीब्यूट के बेसिस पे यहाँ पे क्लासिफाई कर रहे हो अपने डेटा को, तो दैट इज नोन एज सिंपल क्लासिफिकेशन। जैसे कि पॉपुलेशन को आपने क्लासिफाई कर दिया मेल और फीमेल के अंदर। फिर अपना यहाँ पे जो दूसरा क्लासिफिकेशन है क्वालिटेटिव के अंदर, दैट इज मैनफोल्ड क्लासिफिकेशन। इसके अंदर क्या है, सो व्हेन फैक्ट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू मोर देन 1 एट्रीब्यूट। अब यहाँ पे अपन ने सिंगल एट्रीब्यूट लिया था, ठीक है, कि अपन यहाँ पे जेंडर के बेसिस पे या फिर क्लास के बेसिस पे अपन ने क्या कर दिया है, उसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स जब लेते हैं और व्हेन ईच क्लास इज सब डिवाइडेड, या फिर हर क्लास आपकी सब डिवाइडेड है, जैसे कि यहाँ पे अपन ने ले लिया एक एट्रीब्यूट विच इज सेक्स और वी कैन से जेंडर। ओके, अब जेंडर में भी 2 तरीके के जेंडर अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, मेल एंड फीमेल। अब इसको भी अपन अगर सब डिवाइड कर दें कि अर्बन एरियाज में मेल कितने हैं और दूसरी तरफ अपन रूरल एरियाज में मेल कितने हैं, इसको भी, इसके साथ में भी अगर अपन सेम ऐसा कर दें, अर्बन एंड रूरल, या फिर ऐसे कर दें कि मेल कितने ऐसे जो कि एजुकेटेड हैं और कितने ऐसे जो कि अनएजुकेटेड हैं, ठीक है। यहाँ पे फीमेल के साथ में भी ऐसे अगर अपन कर दें तो एक एट्रीब्यूट तो ये वाला हो गया और दूसरा एट्रीब्यूट ये वाला हो गया। तो यहाँ पे इसी को अपन मैनफोल्ड क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। ओके, व्हेन ईच क्लास इज subdivided into more than 2 subclasses, then the classification is said to be manifold. Okay,
देखो जैसे पॉपुलेशन को यहाँ पे मेल्स और फीमेल में कर दिया है, फिर उसको अपन ने लिटरेट इलिटरेट में कर दिया है, अब लिटरेट भी हिंदू नॉन हिंदू में कर दिया, इलिटरेट को भी अपन ने इसी पोर्शन में कर दिया, फीमेल के अंदर भी अपन ने सेम यही चीज कर दी। तो यानी कि अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले अपन ने डिविजन किया एक एट्रीब्यूट में, फिर उसको सब डिवाइड करते जा रहे हैं, फिर और सब डिवाइड करते जा रहे हैं, तो इसको अपन मैनफोल्ड कहते हैं। और सिंपल क्वालिटेटिव के अंदर अपन क्या करते हैं, सिर्फ सिंगल की बात करते हैं, यानी कि सिर्फ पॉपुलेशन में मेल और फीमेल, दैट्स इट। ओके, सिर्फ सिंगल एट्रीब्यूट को उसको अपन काउंट करते हैं। सो ये है आपका क्वालिटेटिव। चलिए अब अपन यहाँ पे बात करते हैं क्वांटिटेटिव। सो यहाँ पे क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन के अंदर अपन बस क्वांटिटी के बेसिस पे करते हैं जज, ठीक है, जज एज इन उसको क्लासिफाई करते हैं। So in this classification, data is classified on the basis of some characteristics which can be measured such as height, height के बेसिस पे जब आप क्लासिफाई करते हो, weight के बेसिस पे जब आप क्लासिफाई करते हो, income के बेसिस पे जब आप क्लासिफाई करते हो। तो यहाँ पे जब आप क्वांटिटी के बेसिस पे क्या करते हो, डिवाइड करते हो, यानी कि हाइट को आप क्वांटिटी के बेसिस पे मेजर कर सकते हो, वेट को आप क्वांटिटी के बेसिस पे मेजर कर सकते हो, इनकम को आप क्वांटिटी के बेसिस पे मेजर कर सकते हो, एक्सपेंडिचर को आप क्वांटिटी के बेसिस पे मेजर कर सकते हो, प्रोडक्शन या फिर सेल, इन सभी को आप क्या कर सकते हो, क्वांटिटी के बेसिस पे मेजर कर सकते हो। ओके, ऑलराइट। जैसे हाइट, इसको आप कैसे क्वांटिटी के बेसिस पे करोगे, जैसे किसी की हाइट है 6, किसी के है 5'6", ठीक है, किसी की है जैसे सपोज 5'4", तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, क्वांटिटी के बेसिस पे मेजर कर रहे हो। फिर अपन यहाँ पे बात करते हैं वेट, तो किसी का वेट है 60, किसी का 50, किसी का 100। ओके, फिर इनकम के बेसिस पे, इनकम किसी की है 20,000, 50,000, 1 लाख। ओके, फिर यहाँ पे एक्सपेंडिचर, खर्चा कितना कर रहे हो, तो इसको भी आप मेजर कर सकते हो, प्रोडक्शन में कितना खर्चा लग रहा है, आपकी सेल कितनी हुई है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो हैं ये कहलाती हैं आपकी क्वांटिटेटिव। ओके, अब देखो यहाँ पे जैसे एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 500 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल, अब यहाँ पे एज के बेसिस पे क्या कर रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। जैसे यहाँ पे 10 से 12 साल वाले जो बच्चे हैं वो कितने हैं, 150, 12 से 14 ईयर वाले जो बच्चे हैं वो कितने हैं, 130, 14 से 16 एज वाले जो बच्चे हैं वो कितने, 100, 16 से 18 वाले कितने हैं, 120। सो टोटल अपने कितने हो गए, 500 स्टूडेंट्स यहाँ पे हो गए। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, एज के बेसिस पे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपन क्लासिफाई कर रहे हैं। तो ये हो गई अपनी क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। ओके, चलो अब अपन यहाँ पे बात करते हैं बच्चों कुछ वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स क्या होते हैं, सो डिराइव फ्रॉम द वर्ड वेरी विच मीन्स टू डिफर और चेंज। देखो वेरिएबल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनको अपन चेंज कर सकते हैं, सिंपल सी बात। ओके, अ वेरिएबल रेफर्स टू क्वांटिटी और एट्रीब्यूट हुज वैल्यू वेरीज फ्रॉम वन इन्वेस्टिगेशन टू अनदर। अब ये वो क्वांटिटी होती है जो कि एक इन्वेस्टिगेशन से दूसरे इन्वेस्टिगेशन के अंदर चेंज होती रहती है। ओके, अभी तक बस इतना समझो इसको। द डिफरेंस इन वैल्यू मे बी विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल, आइटम, प्लेस और टाइम। अब यहाँ पे आइटम्स के बेसिस पे, प्लेस के बेसिस पे, इंडिविजुअल के बेसिस पे जो वैल्यू है वो डिफरेंट होती रहती है। ठीक है, तो इसी को अपन वेरिएबल के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा इसको और क्लियरली आपको मैं समझा देती हूँ। अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे कि प्राइस इज अ वेरिएबल, हम यहाँ पे प्राइस को वेरिएबल कॉन्सेप्ट की तरह लेकर के चलते हैं। ओके, एज प्राइस ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज इज डिफरेंट, क्योंकि अलग अलग चीजों के, अलग अलग कमोडिटी की जो प्राइसेस होती हैं वो अलग अलग होती हैं। ठीक है, आज अगर आप बिस्किट का पैकेट उठाते हो तो उसकी प्राइस जैसे 5 रुपए है, 10 रुपए है। अगर आप यहाँ पे कोई दूसरा प्रोडक्ट उठाते हो, जैसे आप एक नोटबुक उठाते हो, तो उसकी जो प्राइस है वो 15 रुपए है, 50 रुपए है, 100 रुपए है। तो अलग अलग वेरिएबल की जो प्राइसेस होती हैं वो अलग अलग होती हैं। ठीक है, एज इज अ वेरिएबल, अब एज भी यहाँ पे वेरिएबल होती है। एज एज इज डिफरेंट, एज ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट वेरीज। ठीक है, क्योंकि अलग अलग बच्चे की अलग अलग क्या होती है, एज होती है। अब जो कोई 4th स्टैंडर्ड में अगर कोई बच्चा है तो उसकी एज होगी सपोज 7 ईयर्स, 6 ईयर्स। ठीक है, अगर या 8 ईयर्स, आई गेस, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि जब आप लोग जब 4th स्टैंडर्ड में तो आपकी एज क्या थी, मतलब हाँ यही एज होती है ना, आई गेस 8 और 9 है ना। चलो एनीवेज, फिर अगर यहाँ पे अपन 8th स्टैंडर्ड के बच्चे की बात करें तो वो थोड़ा सा और बड़ा होगा, 12 साल का होगा, 13 साल का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे प्राइस है, जैसे एज है, वो अलग अलग वेरिएबल के अलग अलग होती है। ठीक है, यानी कि अलग इंडिविजुअल, प्लेस और आइटम की वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, वो वेरी करती है, चेंज होती रहती है। अब जैसे यहाँ पे अब वापस से इन तीनों पॉइंट्स को समझना, एग्जाम्पल देख लिया, अब वापस एक बार वापस समझोगे तो इसको वेरिएबल को आप अच्छे से समझ जाओगे। सो इट डिराइव फ्रॉम द वर्ड वेरी विच मीन्स टू डिफरेंट और टू चेंज। ठीक है, वेरी यानी कि किसी चीज को चेंज करना। एक क्लास में 10 बच्चे हैं,
ठीक है। तो उन 10 बच्चों की हाइट ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल सबकी सेम होगी हाइट, एक ही मतलब एक भी इंच ऊपर नीचे नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट वो क्या करेगी, वो वेरी करेगी, यानी कि वो डिफरेंट होगी। और वेरिएबल रेफर्स टू क्वांटिटी और एट्रीब्यूट, क्वांटिटी को भी हम यहाँ पे ले सकते हैं और एट्रीब्यूट को भी हम यहाँ पे ले सकते हैं, whose value varies from one investigation to another। एक क्लास में 4th क्लास के बच्चों की मैं हाइट यहाँ पे मेजर कर रही हूँ, तो कोई बहुत ही छोटा होगा, कोई इतना बड़ा होगा, कोई मेरी हाइट का, मेरी हाइट का 4th क्लास का बच्चा तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा और होगा, ठीक है। सो द डिफरेंस इन वैल्यू मे बी विथ रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल आइटम्स, प्लेसेस और टाइम। सो आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल क्या होता है। इसको आप थोड़ा सा एग्जाम्पल से रिलेट करके समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके चलो, अब जो वेरिएबल्स होते हैं बच्चों, ये भी 2 तरीके के होते हैं। एक होता है आपका डिस्क्रीट वेरिएबल, जिसको अपन डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है आपका कंटिन्यूअस वेरिएबल। सबसे पहले डिस्क्रीट वेरिएबल की अपन बात करते हैं, विच इज डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, वेरिएबल्स विच आर केपेबल ऑफ टेकिंग ओनली एग्जैक्ट वैल्यू एंड नॉट एनी फ्रैक्शनल वैल्यू और टर्म्ड एज डिस्क्रीट वेरिएबल। जैसे 1, 2, 3, 4, 10, 11, 100, ये क्या है, ये आपका ये फुल नंबर है, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं है कि इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ, या फिर ये ऐसा नहीं है कि इसको मैं कैसे लिख रही हूँ, इसको मैं सपोज करो ऐसे फ्रैक्शन में लिख रही हूँ, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये टोटल नंबर है, ये फ्रैक्शन में है। ओके, सो डिस्क्रीट वेरिएबल ये वाले होते हैं, ऑल दीज वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स विच आर केपेबल ऑफ टेकिंग ओनली एग्जैक्ट वैल्यू। अब ये वो वेरिएबल्स है जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू है, इसका कोई आधा नहीं है, इसका कोई आप इस फॉर्म में नहीं इसको लिख रहे हो, इसको कोई किसी भी तरीके की परसेंटेज फॉर्म में नहीं लिख रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। ओके, एंड नॉट एनी फ्रैक्शनल वैल्यू आर टर्म्ड एज डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है। जैसे कि 40 फैमिलीज इन अ कॉलोनी। अब यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हमें देखने हैं, तो एक तरफ अपन नंबर ऑफ फैमिलीज ले लेते हैं, एक तरफ हम नंबर ऑफ चिल्ड्रंस ले लेते हैं। तो 5 ऐसी फैमिली है जिनके एक भी बच्चा नहीं है, 7 ऐसी फैमिली जिनके एक एक बच्चा है, 25 ऐसी फैमिलीज हैं जिनके 2 बच्चे हैं, और 3 ऐसी फैमिली जिनके 3 बच्चे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि किसी 7 ऐसी फैमिली जिनके आधे बच्चे हैं, ठीक है, या फिर अपन इस फॉर्म में लिख रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एग्जैक्ट अपन बता रहे हैं कि हाँ 7 ऐसी फैमिली जिनके एक एक ही बच्चा है, ठीक है। सो इसको अपन किस नाम से जानते हैं, यही अपना होता है डिस्क्रीट वेरिएबल। अब अपन यहाँ पे कंटिन्यूअस वेरिएबल के बारे में बात करते हैं। सो दोज वेरिएबल विच कैन टेक ऑल दी पॉसिबल वैल्यूज। अब यहाँ पे देखो इंटीग्रल वैल्यू, उसमें भी मतलब इंटीग्रल फॉर्म में अगर आ जाता है, फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाता है, अगर कोई इस फॉर्म में आ गया, अगर कोई इस फॉर्म में आ गया, या फिर 5, 4 इस फॉर्म में आ गया, तो इसको अपन किस नाम से जानते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएबल के नाम से जानते हैं। जैसे अगर आप हाइट को मेजर करोगे, तो हाइट काफी बच्चों की तो हो जाती है भैया, ठीक है, हाँ कि ये 4, इसकी हाइट है 40, फिर इसकी हाइट है सपोज 45, इसकी हाइट है सपोज 51, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। ये जैसे फ्रैक्शंस आ जाते हैं, ठीक है। फिर अगर अपन यहाँ पे इस फॉर्म में लिखें तो ये वाले फ्रैक्शंस जो आ जाते हैं, तो यहाँ पे दोज वेरिएबल विच कैन टेक ऑल द पॉसिबल वैल्यूज, इंटीग्रल एज वेल एज फ्रैक्शन in a given specified range are termed as continuous variable। तो इसको अपन किस नाम से जानते हैं, continuous variable के नाम से इसको अपन जानते हैं। ओके, चलिए नाउ अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, weight of 50 students of class 11th। अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लिए, एक तरफ अपने वेट लिख लिया है, ठीक है। तो देखो 40 से 45 जो वेट है वो कितने बच्चों का है, 22। या फिर आप ऐसे देख लो कि 6 ऐसे बच्चे हैं जिनका वेट 45 से 50 के बीच में है, 9 ऐसे बच्चे हैं जिनका वेट 50 से 55 के बीच में है, 10 ऐसे बच्चे जिनका वेट 55 से 60 के बीच में है। तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका कंटिन्यूअस हो जाता है, यानी कि वेट हो गया, हाइट हो गई, ये आप किस फॉर्म में लेते हो, कंटिन्यूअस वेरिएबल के फॉर्म में इसको आप लिखते हो। ओके, चलिए अब अपन यहाँ पे बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो वेरिएबल अपन समझ चुके हैं, फ्रीक्वेंसी को भी अपन समझ लेते हैं। सो फ्रीक्वेंसी रेफर्स टू नंबर ऑफ टाइम्स अ गिवन वैल्यू अपीयर्स इन अ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एक डिस्ट्रीब्यूशन है, आपके पास में आइटम्स गिवन है, ठीक है। अब उन आइटम्स के अंदर जैसे सपोज करो अपन 5 ले लेते हैं, 5, तो उन टोटल आइटम्स के अंदर 5 कितनी बार है, ठीक है। 5 अगर अपने पास में 100 आइटम्स हैं और इसके अंदर 5 जो है वो आपका लिखा हुआ है 20 बार, तो 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 20, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल सपोज देर आर 20 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। सपोज करो कि एक क्लास है जिसमें 20 स्टूडेंट्स हैं,
ठीक है, जिसमें से 9 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको 70 मार्क्स मिले हैं, 6 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको 85 मार्क्स मिले हैं, 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको 92 मार्क्स मिले हैं। नाउ फ्रीक्वेंसी विल बी 9, 6, 5 रिस्पेक्टिवली। सो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, ये हो गई, ये वाली, कि 9 ऐसे बच्चे हैं जिनको 70 मार्क्स मिले हैं, 6 ऐसे बच्चे हैं जिनको 85 मार्क्स मिले हैं और 5 ऐसे बच्चे जिनको 92 मार्क्स मिले हैं। तो ये हो जाती है आपकी फ्रीक्वेंसी। ओके, वैसे ही 5 जो आया है वो कितनी बार आया है, वो 20 टाइम्स आया है। ओके, तो ये हो जाती है आपकी फ्रीक्वेंसी। चलो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अ टेबल इन विच द फ्रीक्वेंसीज एंड द एसोसिएटेड वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल आर रिटन साइड बाय साइड। जब देखो यहाँ पे जैसे 5 लिखा हुआ है आपका 20 बार, फिर 6 लिखा हुआ है आपका जैसे 40 बार, फिर उसके बाद में 4 लिखा हुआ है आपका जैसे 10 बार, फिर 3 आपका लिखा हुआ है 20, 70, ठीक है। सो इस तरीके से आपके पास में कितने थे, 100 आइटम्स थे और उनको आप उस 100 आइटम्स के अंदर कुल मिलाकर के यही वैल्यूज गिवन थी। और जैसे 5 आपका 20 टाइम्स लिखा है, 6 आपका 40 टाइम्स लिखा है, 4 आपका 10 टाइम्स लिखा है। सो यहाँ पे ये हो जाती है आपकी फ्रीक्वेंसी और ये हो जाती है आपकी वैल्यू। ओके, कि 5 जो है वो 20 टाइम्स आया है, 6 आपका 40 टाइम्स आया है, 4 आपका 10 टाइम्स आया और 3 आया आपका 30 टाइम्स। ओके, सो अ टेबल, अब ये जो टेबल बनी है, अ टेबल इन विच फ्रीक्वेंसीज एंड द एसोसिएटेड वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल आर रिटन साइड बाय साइड। तो आपको दिख रहा है कि वैल्यू और फ्रीक्वेंसी ये दोनों आसपास लिखी हुई हैं। इट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसी को ये अपन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। अब देखो ये डिस्क्रीट भी हो सकती है और कॉन्टिन्यूस भी हो सकती है। डिस्क्रीट भी आपको पता है, जो टोटल जैसे 1, 10 है ना, 11, ये डिस्क्रीट होता है। कॉन्टिन्यूस यानी कि हाफ। ओके, फिर अपन यहाँ पे जैसे 30 से 35 ये। सो इस तरीके के जो वैल्यूज होती हैं वो आपकी कॉन्टिन्यूस होती हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो उस फॉर्म में भी लिखी होती है और इस फॉर्म में भी लिखी होती है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द वेरिएबल इज डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। तो ये इस पर डिपेंड करता है कि आपका जो वेरिएबल है वो कैसा है, वो डिस्क्रीट है कि वो आपका कॉन्टिन्यूस है। इस पर डिपेंड करता है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो किस, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो किस तरीके की आपकी बनेगी। ओके, सो अब अपन बात करते हैं यहाँ पे स्टैटिस्टिकल सीरीज के बारे में। सो द अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफाइड डेटा इन सम लॉजिकल ऑर्डर। तो देखो, जब अपन ने क्या करा, अभी तक अपन ने डेटा को क्लासिफाई कर लिया है प्रॉपर तरीके से। अब जो अपने पास में क्लासिफाइड डेटा है उसको अपन क्या करेंगे, अब उसको अपन अरेंज करेंगे। और किस तरीके से अरेंज करेंगे, लॉजिकल ऑर्डर के बेसिस पे इसको अपन अरेंज करेंगे। जैसे कि साइज के बेसिस पे इसको अरेंज कर दिया, कितनी बार अकर हो रहा है वो पूरे उसके अंदर आइटम्स के अंदर, उस बेसिस पे अगर अपन ने इसको अरेंज कर दिया, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर अपन इसको अरेंज कर दिया, ठीक है। सो द अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफाइड डेटा इन सम लॉजिकल ऑर्डर लाइक अकॉर्डिंग टू द साइज, according to the time of occurrence or according to the some other measures or non-measurable characteristics is known as statistical series। तो उसी को ही अपन statistical series के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे characteristics हैं, on the basis of characteristics की अपन बात कर रहे हैं। तो time series के basis पे जैसे अपन ने इसको arrange कर दिया। So if the different values that a variable has taken in a period of time are arranged in a chronological order, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने टाइम के बेसिस में अगर अपन अपने जो क्लासिफाइड डेटा है अगर अपन उसको कर रहे हैं, जैसे कि 1971 के अंदर अपन ने यहाँ पे अपना डेटा लिख दिया, पॉपुलेशन का डेटा लिख रहे हैं सपोज अपन, ठीक है। फिर 1981 का लिख दिया, फिर 1991 का लिख दिया, फिर 2001 का लिख दिया। ऐसे करके अगर अपन कर रहे हैं और पॉपुलेशन अपन यहाँ पे लिखते जा रहे हैं, तो यानी कि अपन टाइम सीरीज के बेसिस पे लिख रहे हैं। तो दिस इज क्रोनोलॉजिकल। फिर अपन स्पेटियल सीरीज की अपन जब बात करते हैं तो इसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था कि अपन यहाँ पे लोकेशन के बेसिस पे या फिर ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे अपन यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे यूएसए में ये पॉपुलेशन है, इंडिया की पॉपुलेशन ये है ना, पाकिस्तान की पॉपुलेशन ये है। सो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपन ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे अपन कंसिडर कर रहे हैं या फिर टाइम के बेसिस पे अपन यहाँ पे अरेंज कर रहे हैं। ओके, फिर कंडीशन सीरीज। सो इन दिस सीरीज डेटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू चेंजेस अकरिंग अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो देखो कुछ कंडीशंस के अंदर क्या होता है कि डेटा आपका अकर होता है और जब आप उन कंडीशन के बेसिस पे अगर आप अरेंज कर रहे हो अपने क्लासिफाइड डेटा को, तो दैट इज कंडीशन सीरीज। नाउ स्टैटिस्टिकल सीरीज ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे अगर अपन बात करें तो 3 तरीके के होते हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज, ठीक है। अभी अपन ने क्या देखा, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हो गया,
ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे। तो इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज आपको पता है, कॉन्टिन्यूस सीरीज आपको पता है, इंडिविजुअल सीरीज भी आप लोग देख लो एक बार। सो इंडिविजुअल सीरीज रेफर्स टू दैट सीरीज इन विच आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली। ठीक है, सिर्फ सिंगल आइटम्स को यहाँ पे लिस्ट किया जाता है। दैट इज ईच आइटम इज गिवन अ सेपरेट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, यानी कि जितने भी टोटल आइटम्स हैं उन सभी को आप एकदम सिंगल 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 करके आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे लिख रहे हो। ठीक है, जैसे कि आपके पास में आइटम गिवन है 5, 8, 7, 4, 3, तो आप इनको एकदम ऐसे लिख रहे हो, एक एक आइटम को आप यहाँ पे लिख रहे हो। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका इंडिविजुअल सीरीज। अब यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज भी दो तरीके की होती है, एक होती है अनऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज और एक होती है ऑर्गेनाइज्ड। अब इसके अंदर क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड सीरीज इज एन अनअरेंज्ड मैसेज ऑफ डेटा। आपने मतलब यहाँ पे कोई अरेंज करके नहीं लिख रही हो, अनअरेंज, जो जैसे अगर 5 पहले आ रहा है तो 5 पहले लिख दिया, फिर लास्ट में लास्ट वाला जो डेटा अगर आपका उसमें 1 आ रहा है तो आपने 1 लिख दिया। कोई असेंडिंग ऑर्डर नहीं है, कोई डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं है, कोई साइज के बेसिस पे नहीं है, नथिंग। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड है ये। रॉ डेटा मीन्स डेटा इज ओरिजिनल फॉर्म। तो रॉ डेटा तो आपको पता है, रॉ डेटा मतलब जो भी डेटा आपको गिवन है बस ओरिजिनल फॉर्म में उसको आपने क्या कर दिया, उसको यहाँ पे आपने अरेंज कर दिया है। व्हेन द इन्वेस्टिगेटर हैज कलेक्टेड द डेटा एंड ही हैज नॉट अरेंज्ड द सेम इन सिस्टमैटिक मैनर, जब यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर ने डेटा तो कलेक्ट कर लिया लेकिन उसको सिस्टमैटिक मैनर में जब उस तक उसने अरेंज नहीं किया है, उसको अपन रॉ डेटा या फिर अनऑर्गेनाइज्ड डेटा के नाम से अपन उसे जानते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास एज फॉलोज। 10 स्टूडेंट्स के यहाँ पे मार्क्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 35, 40, 38, 10 स्टूडेंट्स के यहाँ पे मार्क्स हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ऐसा नहीं है कि सबसे कम पहले किसके हैं, सबसे कम जैसे इसके हैं तो इसको अपन ने पहले लिखा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस अपन ने यहाँ पे क्या कर दिए, 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिख दिए और नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे अपन ने लिख दिए। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड की जब अपन बात करते हैं, सो ऑर्गेनाइज्ड सीरीज इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ रॉ डेटा। जब आपके पास में जो भी रॉ डेटा है आप उसको क्या कर रहे हो, पहले अरेंज कर रहे हो प्रॉपर तरीके से। ठीक है, सो एन अनऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज मे बी प्रेजेंटेड इन 2 ways। अब ये भी 2 तरीके से प्रेजेंट की जाती है, सीरियल नंबर के बेसिस पे और मैग्नीट्यूड के बेसिस पे। सो सीरियल नंबर के बेसिस पे जब अपन करते हैं तो इसके अंदर अपन किस तरीके से करेंगे, जैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स अपन ने ले लिया, 1, 2, 3, 4, 5। अब इसको अपन सीरियल नंबर के बेसिस पे क्या कर रहे हैं, अपन इसको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी कि सीरियल नंबर 1 35, सीरियल नंबर 2 40, 38, 17, 25, इस तरीके से अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सीरियल नंबर के बेसिस पे। फिर इंडिविजुअल सीरीज अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के बेसिस पे, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। सो द अरेंजमेंट ऑफ रॉ डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नोन एज एरे। इसको अपन एरे के नाम से जानते हैं जब आप इसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर के बेसिस पे करते हो। ठीक है, सो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 10 स्टूडेंट्स अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, ये असेंडिंग ऑर्डर में है, और ये किस में है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग ऑर्डर आपको पता है कि छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग यानी कि बड़े से छोटा। ओके, चलो, तो ये हो गया आपका कौन सा वाला पोर्शन, ये हो गया आपका इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर अपन ने क्या देखा कि भाई इंडिविजुअल सीरीज जिसमें अपन सिर्फ और सिर्फ एक ही सीरीज मतलब एक ही डेटा को अपन क्या करते हैं, इंडिविजुअली अपन यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। ये भी 2 तरीके का होता है, अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड को अपन ने देख लिया, ठीक है, सो यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड को अपन ने देख लिया। ठीक है, फिर अपन ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड की बात करी, ये भी 2 तरीके के था, एक सीरियल नंबर के बेसिस पे, जैसे आपका रोल नंबर जो होता है उस बेसिस पे अगर आप कहना चाहो तो वो भी ठीक बात है, और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी कि यहाँ पे अपन किसके बारे में बात करें, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बेसिस पे। ठीक है, सो इंडिविजुअल सीरीज ये भी आपने देख ली, एरे भी आप समझ चुके हो, मैग्नीट्यूड में एरे यानी कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सो डिस्क्रीट सीरीज के बारे में अपन बात करते हैं। डिस्क्रीट सीरीज इज दैट सीरीज वेयर इंडिविजुअल वैल्यू डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय डिफाइनाइट अमाउंट। तो यहाँ पे इंडिविजुअल वैल्यू एक दूसरे से कैसी होती है, डिफरेंट होती है, अलग होती है। ठीक है, इन अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वेरियस वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स आर शोन। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इस फ्रीक्वेंसी के अंदर बहुत सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है along with their corresponding frequencies, उसकी frequencies के साथ में। For discrete variable, the classification of the data is known as frequency array। अब यहाँ पे जो distribution होता है, ठीक है, उसको अपन किस नाम से जानते हैं, frequency array के नाम से अपन इसको जानते हैं। ठीक है, for discrete variable, the classification of data is known as frequency array। Okay,
नाउ अ डिस्क्रीट वेरिएबल टेक्स अ डेफिनाइट इंटीग्रल वैल्यू एंड नॉट फ्रैक्शनल वैल्यू। अब डिस्क्रीट क्या होता है ये आपको पता है, ठीक है, डिस्क्रीट वेरिएबल्स क्या है ये आपको पता है। इस सीरीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपन किसको देखते हैं, अपन यहाँ पे डेफिनाइट इंटीग्रल वैल्यूज को ही देखते हैं, जैसे 10 हो गया, 1 हो गया, है ना, इस तरीके से। अपन यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यूज को नहीं अपन देखते हैं, क्यों, क्योंकि ये भी डिस्क्रीट की बात कर रहे हैं। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग टेली मार्क्स। अब यहाँ पे टेली मार्क्स अपन लोगों ने काफी बार पढ़ा है, ठीक है, छोटे जब अपन थे 7th 8th में, तब अपना एक चैप्टर था डेटा हैंडलिंग, तो उसके अंदर अपन ने इस तरीके के क्वेश्चंस काफी ज्यादा किए हैं। मैथ्स के अंदर था अपना चैप्टर डेटा हैंडलिंग, अगर आप लोगों ने भी अच्छे से पढ़ा होगा तो बस उसी से आप इसको रिलेट कर सकते हो। सो देखो जैसे यहाँ पे क्या है, अपन यहाँ पे टेली मार्क्स क्या है, हाँ, टेली मार्क्स के बेसिस पे अपन यहाँ पे क्या बना रहे हैं, एक डिस्क्रीट सीरीज बना रहे हैं। सो यूजिंग दिस प्रोसीजर वी गेट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो 10 मार्क्स यानी कि कितने बच्चों के आए हैं, 7 बच्चों के आए हैं। तो 7 अपन कैसे लिखते हैं, देखो टेली मार्क्स के अंदर 1 2 3 4, 5th हमेशा अपन इस तरीके से कट करते हैं, ये हो जाता है 5 6 एंड 7, तो ये हो जाता है आपका टेली मार्क्स के अंदर 7, ठीक है। अगर आपको लिखना है 9 तो आप कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9, इस तरीके से। ओके, सो इस तरीके से आपकी क्या बनती है, डिस्क्रीट सीरीज। अब क्योंकि ये डिस्क्रीट है तो यहाँ पे मार्क्स भी आपको पूरे पूरे इस तरीके से लिखे हुए हैं, कोई भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि 10.5 इस तरीके से नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। चलिए कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में अपन बात करते हैं। सो कंटिन्यूअस सीरीज इज दैट सीरीज व्हिच रिप्रेजेंट कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस वेरिएबल्स आपको देखने को मिलते हैं, शोइंग रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ द सीरीज। अब यहाँ पे रेंजेस देखने को मिलती हैं, जैसे कि 10 से 15 हो गए यहाँ पे। जैसे सपोज करो कि 10 से 15 मार्क्स ले लेते हैं अपन कि भैया इस इतने मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, इतने मार्क्स आए हैं, सपोज 3 बच्चों के। फिर यहाँ पे जैसे 16 से 20 इतने मार्क्स जैसे 2 बच्चों के। तो इस तरीके की जो सीरीज बनती है इसको अपन कॉन्टिन्यूअस सीरीज के नाम से जानते हैं। सो इन अ कॉन्टिन्यूअस सीरीज द मेजरमेंट्स आर ओनली अप्रोक्सीमेशंस। यहाँ पे करेक्ट नहीं होता है, अप्रोक्सीमेशंस अपन लगाते हैं। जैसे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट दिखाया जा रहा है कि 10 मार्क्स के कितने बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, यानी कि 7 ऐसे बच्चे हैं जिनके 10 मार्क्स आए हैं, है ना। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशंस के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशंस की बात करते हैं कि अप्रोक्स इतने मार्क्स जो है वो इतने बच्चों के आए हैं, ठीक है। यहाँ पे एकदम करेक्ट की अपन यहाँ पे बात नहीं करते हैं। सो अप्रोक्सीमेशंस को मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देती हूँ। एंड आर एक्सप्रेस्ड इन क्लास इंटरवल्स, और यहाँ पे क्लास इंटरवल्स के बेसिस पे एक्सप्रेस किए जाते हैं, दैट इज विद इन सर्टेन लिमिट्स। जैसे कि 10 से 15, तो यहाँ पे ये लिमिट सेट हो गई, क्लास इंटरवल कहते हैं इसको अपन। ओके, सो हियर क्लासेस आर फ्रेम्ड विदाउट एनी ब्रेक फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। सो यहाँ पे क्लासेस बनती हैं बिगिनिंग से लेके एंड तक की कंटिन्यूअस सीरीज। सो हियर क्लासेस आर फ्रेम्ड विदाउट एनी ब्रेक फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। यहाँ पे क्लासेस बनती हैं बिगिनिंग से लेके एंड तक। इंपॉर्टेंट टर्म्स अंडर कंटिन्यूअस सीरीज, क्लास हियर बाय मीन्स अ ग्रुप ऑफ नंबर इन विच आइटम्स आर प्लेस्ड, सच एज क्लासेस क्या होती हैं, जैसे ये है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 एटसेट्रा, ठीक है। तो ये आपकी क्या कहलाती है, ये आपकी क्लास कहलाती है। क्लास लिमिट्स यानी कि द लोअर एंड द हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है। जैसे यहाँ पे लोअर वैल्यू क्या है, इसके अंदर लोअर वैल्यू है आपकी 0 और हाईएस्ट वैल्यू है आपकी 30। सो द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स विद इन द क्लास इज कॉल्ड क्लास लिमिट। तो क्लास लिमिट इसकी क्या हो गई, ये लोएस्ट और ये हाईएस्ट, तो ये हो जाती है इसकी क्लास लिमिट। द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द क्लास इज नोन एज लोअर लिमिट, जिसको अपन L1 के नाम से जानते हैं, और जो हाईएस्ट लिमिट होती है उसको, हाईएस्ट वैल्यू जो होती है उसको अपन अपर लिमिट के नाम से जानते हैं, दैट इज L2। ओके, सो क्लास इंटरवल, द डिफरेंस बिटवीन द लोअर, सो क्लास इंटरवल अपन कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, इस तरीके से अपन क्लास इंटरवल निकाल लेते हैं। सो द क्लास इंटरवल इज जनरली इंडिकेटेड बाय सिंबल I और C, क्लास इंटरवल। सो इस तरीके से आप इसको निकालते हो, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट। ओके, अब अपन रेंज की बात करते हैं। तो रेंज क्या होता है, सो द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल, इसको अपन रेंज के नाम से जानते हैं। सो यानी कि यहाँ पे अपन डिफरेंस निकाल रहे हैं, किसका, लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल, जैसे फर्स्ट क्लास इंटरवल ये है, इसकी लोअर लिमिट ये, एंड द अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास इंटरवल 20 से 30, तो ये इसकी अपर लिमिट वाला जो है ना, लास्ट इंटरवल की जो अपर लिमिट है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज रेंज। ओके,
मिड पॉइंट और मिड वैल्यू क्या होती है? सो मिड पॉइंट इज सेंट्रल पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का जो सेंट्रल पॉइंट होता है दैट इज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट और मिड वैल्यू कैसे निकाली जाती है? लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट अपॉन 2। ओके, सबसे लोअर क्लास यानी कि 0 और 30, इनको जब आप प्लस कर दोगे और फिर इसको जब आप डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो आपकी मिड पॉइंट या फिर मिड वैल्यू निकल के आ जाती है। ओके, फ्रीक्वेंसीज रेफर्स टू नंबर ऑफ आइटम्स और ऑब्जर्वेशन फॉलोइंग विद द पर्टिकुलर क्लासेस। याद होते हैं आपके टेलीबार्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड दिस इज 15। जब आप इस तरीके से इसको कट करते हो यानी कि यू आर सिम्बलाइजिंग 5 ओवर हियर। ओके, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी आप लोग समझ चुके होंगे। सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टेबल व्हिच शोज हाउ द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल आर डिस्ट्रीब्यूटेड। अलग अलग जो वैल्यूज है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के अंदर अलॉन्ग विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग क्लास फ्रीक्वेंसीज। Okay, class frequency, the number of observation corresponding to a particular class is known as class frequency. Okay, यानी कि यहाँ पे अपन observation की बात करें, number of observation to particular class, जैसे 6 की अगर अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, और 6 की frequency suppose करो यहाँ पे है 20, तो ये हो जाती है आपकी class frequency. Okay, the number of observation corresponding to a particular class, ये है आपकी class, ये है इसकी फ्रीक्वेंसी। अब इसको समझो, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग अ पर्टिकुलर क्लास इज नोन एज फ्रीक्वेंसी और अ फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास। ये फ्रीक्वेंसी है इस क्लास की, ठीक है। सो क्लास फ्रीक्वेंसी। नाउ कंटिन्यूअस सीरीज की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। सो अपन यहाँ पे देखो, सबसे पहले अपन ने यहाँ पे बात करी थी, लेट मी टेल यू, ये देखिए, इसको इंडिविजुअल सीरीज अपन कर चुके हैं, डिस्क्रीट सीरीज अपन कर चुके हैं। अब अपन लास्ट में आ गए हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज के पास। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज क्या है, इसको मैं जरा आप लोगों को समझा देती हूँ एक बार। पहले इसका जो यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर टाइप्स जो है इसको आप देख लो, ठीक है, क्योंकि यही आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज होगा। एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज, ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, फिर इक्वल क्लास इंटरवल सीरीज, अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज एंड मिड वैल्यू सीरीज। इन सभी को आप जब याद कर लोगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस सीरीज आपका ये माना जाएगा। ओके, सो दीज ऑल आर दी टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। एक एक करके इनको अपन समझेंगे। तो सबसे पहले एक्सक्लूसिव सीरीज की अपन यहाँ पे बात करते हैं। सो द क्लास ऑफ टाइप, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एटसेट्रा, wherein the upper limit of one class interval becomes the lower limit of the next class interval. अब यहाँ पे देखो, इसकी अपर लिमिट, ये इसकी लोअर लिमिट है, ये इसकी अपर लिमिट है, ठीक है। तो अब इस क्लास की, मैं आपको इसको दूसरे पेन से भी थोड़ा सा बता देती हूँ, रेड पेन। ये आपकी एक क्लास है 1, ये आपकी सेकेंड क्लास है। तो यानी कि यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है कि फर्स्ट क्लास की जो अपर लिमिट है वो सेकंड क्लास की क्या बन गई है, लोअर लिमिट बन गई है। यही हुआ है। और सेकंड क्लास की जो अपर लिमिट है वो थर्ड क्लास की क्या बन गई है, लोअर लिमिट बन गई है। सो द क्लास ऑफ टाइप wherein the upper limit of one class interval becomes the lower limit of the next class are known as exclusive classes. इसी को ही अपन exclusive classes के नाम से जानते हैं। Such classification ensures continuity of data. तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, कंटिन्यूस हो रहा है डेटा। 22 टाइम्स आ रहा है, ठीक है, फिर 32 टाइम्स आ रहा है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 से 50, है ना। तो मतलब कंटिन्यूस ऑफ डेटा हो रहा है यहाँ पे। क्वांटिटी ऑफ डेटा becomes the upper limit of one class is the lower limit of the succeeding class. इसी को ही अपन exclusive series के नाम से जानते हैं। जैसे ये देखिए, है ना, नेक्स्ट, ये जो भी अगर नेक्स्ट भी होता तो इस तरीके से होता। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सक्लूसिव क्लासेस। अब इंक्लूसिव को जरा समझो। सो द क्लासेस ऑफ दिस टाइप, अब देखना यहाँ पे 10 से 19, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके जस्ट बाद वाला नंबर 20 से 29, फिर इसके बाद में जस्ट इसके बाद वाला नंबर, एटसेट्रा। सो वेयर इन ऑल ऑब्जर्वेशन विद द मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन और इक्वल टू द लोअर लिमिट एंड लेस देन और इक्वल टू द अपर लिमिट। सो देखो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है वो किस तरीका है, वेयर इन ऑल द ऑब्जर्वेशन विद मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन और इक्वल टू द लोअर लिमिट। ये इसकी क्या है, देखो ये इसकी क्या है, ये इसकी लोअर लिमिट है ना। So it is equal to the lower limit and less than or equal to the upper limit. तो देखो ये इसकी जो lower limit है वो इससे कैसे, इससे ज्यादा है, ठीक है, या फिर ये बोल रहा है कि वो उससे पहले वाली क्लास से हमेशा ज्यादा ही होगी, अपर मतलब उसकी अपर लिमिट होगी वो,
सो इस तरीके की सीरीज को आप क्या कहते हो, इंक्लूसिव सीरीज कहते हो। इतना तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, बस आप तो ये समझ लो कि जैसे 10 to 19, अब यहाँ पे अपन 19 को दोबारा नहीं लिख रहे हैं, इसके जस्ट नेक्स्ट वाला अपन ले रहे हैं, 29 पे खत्म करें, 29 से अपन स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, इसके नेक्स्ट जो वैल्यू है उससे अपन स्टार्ट करते हैं। So it is known as inclusive classes. Thus under this series overlapping of intervals is avoided. यहाँ पे overlapping जो होती है वो यहाँ पे क्या की जाती है, avoid की जाती है। बस ये बीच में जो कंफ्यूज करने के लिए लिखा है उसको आप छोड़ दो, इतना कंफ्यूज होना ही नहीं है। ओवरलैपिंग यहाँ पे पूरी तरीके से अवॉइड की जाती है। देखो जैसे यहाँ पे 10 से 19, 19 के बाद क्या आता है 20, तो 20 से 29, 29 के बाद क्या आता है 30, 30 से 39, 39 के बाद क्या आता है 40, 40 से 49। सो इस तरीके की अगर आपको कहीं पे कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, सो इट विल बी ऑफ इंक्लूसिव क्लासेस। सो नाउ इट्स कन्वर्जन ऑफ इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। अब आपकी जो इंक्लूसिव सीरीज है उसको आप किस तरीके से एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करते हो, इसके कुछ स्टेप्स हैं, इनको जरा अपन देखते हैं। सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल एंड द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल। यानी कि जैसे अपन यहाँ पे क्या ले रहे थे 20 माइनस, जैसे अपन यहाँ पे क्या ले रहे थे, एक क्लास इंटरवल है अपना 10 माइनस ये, दूसरा क्लास इंटरवल है अपना, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको अपन पहले क्या करेंगे, डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल एंड द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। फिर उसके बाद में क्या है, एड हाफ ऑफ दिस डिफरेंस टू द अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास इंटरवल, और हाफ अपन को इसमें एड ऑन करना पड़ेगा और दूसरे हाफ में से अपन को, मतलब दूसरे लिमिट में से अपन इस हाफ को माइनस करना पड़ेगा। एंड सब्ट्रैक्ट रिमेनिंग हाफ फ्रॉम द लोअर लिमिट ऑफ ईच क्लास इंटरवल। द अपर एंड द लोअर क्लास लिमिट्स ऑफ न्यू एक्सक्लूसिव टाइप क्लासेस कॉल्ड क्लास बाउंड्रीज, और इसी को ही अपन क्लास बाउंड्रीज के नाम से जानते हैं। देखो कैसे, सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपकी पहली क्लास है इट इज 10 से 19, ओके, ये माइनस नहीं होता है, ये क्लास है 10 to 19। तो 4 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके इतने मार्क्स आए हैं। अब अपन ने क्या बोला कि 10 में से हाफ को माइनस कर दो और इधर वाले में हाफ को प्लस कर दो, ठीक है। तो जब अपन ने इसको यहाँ पे माइनस करा तो अपने पास में कितना आया 9.5, और यहाँ पे जब अपन ने प्लस कर दिया तो 19.5 हो गया, ठीक है। हर उसमें अपन ने यही करना है, 20 में से 0.5 माइनस कर देंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा 19.5, इसमें अपन प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 29.5। सेम गोज हियर ऑल्सो 29.5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 39.5। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब अपन बात करते हैं ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की। So in a frequency distribution, if the lower limit of the first class and the upper limit of the last class is not given, अगर आपको lower limit first class की नहीं given है और last class की आपको upper limit नहीं given है, it is known as open end distribution। तो इसी को ही अपन open end distribution के नाम से जानते हैं, ठीक है। So जैसे below 20, 20 से नीचे वाले स्टूडेंट्स कितने हैं 7, फिर उसके बाद में 20 से 30, 30 से 40, फिर 40 से 50 एंड बिलो 50, और 50 से बिलो। अब यहाँ पे देखना, सो इफ पॉसिबल ओपन एंड क्लासेस शुड बी अवॉइडेड। अब यहाँ पे ना ओपन एंड को अपन जनरली अवॉइड ही करते हैं। मिड वैल्यूज कैन नॉट बी एक्यूरेटली ऑब्टेन्ड एंड इट क्रिएट्स प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से क्या होता है कि मिड वैल्यूज आपको नहीं मिल पाती हैं, ठीक है। सो मिड वैल्यूज यहाँ पे मिल नहीं पाती और ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती है ना, वेरिएबल्स को स्टैटिस्टिकल मतलब कैलकुलेशंस करने में या फिर उसको कंप्यूटेशंस करने में, ओके। ओपन एंड क्लास क्रिएट प्रॉब्लम इन द ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। अब यहाँ पे ग्राफिक प्रेजेंटेशन भी आप क्लियर नहीं समझा पाते हो सामने वाले को अगर आप ओपन एंड यहाँ पे सिस्टम को यूज कर रहे हो, ओके, ओपन एंड मेथड को अगर आप यूज कर रहे हो। अगर आपको ओपन एंड सीरीज को कंटिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट करना है तो उसके अंदर केस 1, सबसे पहला केस क्या होता है, यूनिफॉर्म क्लास विड्थ ऑफ नोन क्लास इंटरवल। इफ द गिवन क्लास इंटरवल एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड द लास्ट क्लास इंटरवल आर यूनिफॉर्म, अगर वो यूनिफॉर्म है, ठीक है, then we can assume that the magnitude of the first class interval and the last class interval is the same। जैसे अगर यहाँ पे 20 से 30 है ना, इस तरीके से 10 का अगर डिफरेंस है तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पे 10 ही होगा और यहाँ पे 40 ही होगा, ओके, मैग्नीट्यूड के बेसिस पे। सो जैसे यहाँ पे लेस देन 10, फिर 10, 20, 20 से 30, 30 से 40, अबव 40, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास इंटरवल 0 से 10 और लास्ट क्लास अपन यहाँ पे ले लेते हैं 40 से 50 ही अपन यहाँ पे अज्यूम करके चलेंगे, ओके। सो 10 से तो कम क्या होगा,
10 से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है तो लेस देन 10 तो ये 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। और अब मैग्नीट्यूड देख के हम कह सकते हैं कि भाई 10 का डिफरेंस है तो 40 से 50 ही अपन यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, केस 2 यानी कि यूनिफॉर्म ट्रेंड ऑफ क्लास विड्थ ऑफ नोन क्लास इंटरवल्स। इफ द गिवन क्लास इंटरवल्स एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड द लास्ट in class interval are showing a uniform trend, then we can determine the lower limit of the first class and the upper limit of the last class, adjusting it with the trend। ठीक है, अब जैसे देखो फर्स्ट क्लास 10 से तो 0 ही होगा नीचे, और लास्ट क्लास जैसे 100 है, 50 जैसे 10 से 30, 30 से 60, 60 से 100, 100 से 150। यहाँ पे आपको ट्रेंड ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो ये ट्रेंड है वो किस तरीके का चल रहा है। ओके जैसे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 10 से 30 यानी कि 20, 30 से 30, 40, तो यहाँ पे 50 का डिफरेंस आ जाएगा यानी कि 100 से 150। ओके सो आप लोगों को क्या करना है, बस कुल मिलाकर के ट्रेंड को आपको ऑब्जर्व करना है। ऑलराइट, थर्ड केस है डिफरेंट क्लास विड्थ ऑफ नोन क्लास इंटरवल। इफ द क्लास इंटरवल आर्क ऑफ डिफरेंट विड्थ देन द लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब यहाँ पे फर्स्ट मतलब जो फर्स्ट क्लास है उसकी लोअर लिमिट और जो लास्ट क्लास है उसकी अपर लिमिट आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। किस केस में, इस केस में। जैसे कि यहाँ पे क्या है देखो, फर्स्ट एंड द लास्ट क्लास इंटरवल कैन नॉट बी डिटरमाइंड। 10 से 30 ठीक है कितना हुआ 20, 30 से 60 कितना हुआ 30, 60 से 80 कितना हुआ 30। ओके फिर 80 से 85 कितने का हुआ डिफरेंस 5 का। तो इस तरीके के केस में आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो कि इसके पहले क्या होगा और लास्ट में क्या होगा। क्लियर, चलो अब अपन यहाँ पे बात करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज की, लेस देन एंड मोर देन। ठीक है, सो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक तरीके का क्या है, मॉडिफिकेशन है किसका, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। इट इज ऑब्टेन्ड बाय सक्सेसिवली एडिंग द फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू वैल्यूज। यहाँ पे आप क्या करते हो, दो वैल्यूज की फ्रीक्वेंसीज को आप एड ऑन कर देते हो। ठीक है, ऑफ द क्लास अकॉर्डिंग टू दी सर्टेन लॉ। यहाँ पे एक लॉ लगता है, उसके बेसिस पे आप दो वैल्यूज की फ्रीक्वेंसीज को एड ऑन कर लेते हो। द फ्रीक्वेंसीज सो ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। और फिर जब वो आपकी फ्रीक्वेंसी निकल के आती है लास्ट में उसको आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज कहते हो, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या कर दिया, उसको एड ऑन कर दिया है। जैसे कि अच्छा यहाँ पे कुछ टाइप्स भी है, टाइप्स ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को अगर एक बार अपन समझते हैं, सो लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इंटरवल, मतलब हर क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हर स्टेप में एड ऑन होती रहती है। ठीक है, आर एडेड सक्सेसफुली फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसको आप समझोगे, मैं आपको एक टेबल दिखाती हूँ। ठीक है, ये आपकी टेबल है। ठीक है, मार्क्स आपको गिवन है 0 से 10, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे गिवन है। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, लेस देन की अपन बात कर रहे हैं, तो 10 से लेस कितने हैं, 2 इस टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर उसके बाद में 20 से लेस कितने हैं, तो अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 + 5 कर देंगे, ये देखो यानी कि 7। फिर 30 से लेस कितने हैं, सो 30 से लेस कितने हैं, 2 + 5 + 10, ये देखो 17। फिर 40 से लेस कितने हैं, सो 2 + 5 + 10 + 12, हाँ 12 तक। ठीक है, फिर ऐसे ही 50, और इस तरीके से अपन क्या कर लेंगे, लेस देन अपन यहाँ पे निकाल लेते हैं। ओके सो यहाँ पे इस तरीके से आपको देखना है। अब अपन यहाँ पे वापस आते हैं पॉइंट्स पे। सो इन लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ईच क्लास इंटरवल आर एडेड सक्सेसफुली फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो यहाँ पे टॉप से बॉटम अपन ने क्या करा, उसको एड ऑन करा। इट represents the cumulative number of observation less than or equal to the class frequency to which it relates। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इतना सब कुछ बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि अपन हर एक स्टेप में क्या कर रहे हैं, अगर अपन को लेस निकालना है तो अपन इसको एड ऑन कर रहे हैं। ठीक है, वैल्यूज को इस तरीके से। सो यहाँ पे लेस देन आप निकाल लेते हो। सेम इसी तरीके से अपन मोर देन की बात करते हैं। सो इन मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन the cumulative frequencies of each class interval is obtained by finding out cumulative totals of frequencies starting from the highest value to the variables या फिर class of the lowest class। अब इसको कैसे आप समझोगे, देखो so यहाँ पे लेस देन जीरो की अपन बात कर रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पे अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की अपन बात कर रहे हैं, तो 0 से कम कितने लोग हैं यहाँ पे, लेस देन 0 तो यानी कि 50।
ओके, सो फिर अपन बात करते हैं मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो ये जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा। इसमें क्या होता है, मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है, द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इंटरवल इज ऑब्टेन्ड। किस तरीके से ऑब्टेन होती है, बाय फाइंडिंग द कम्युलेटिव टोटल्स ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। यानी कि आप पूरा पहले टोटल निकालते हो फर्स्ट स्टेप के लिए, फिर सेकंड स्टेप के लिए आप एक को हटाते हो, फिर उसका टोटल निकालते हो। ठीक है, अभी आप इसका भी एग्जांपल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल टू द लोएस्ट वैल्यू, आप हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ जाते हो। ये देखो, आप हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ जाते हो। तो इसमें आप फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे कि आप इन सब को ऐड ऑन कर दोगे। सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, आप इनको ऐड ऑन कर दोगे। फिर थर्ड स्टेप में आप करोगे, आप इनको ऐड ऑन कर दोगे। फोर्थ में इसको, फिर ऐसे इस तरीके से आप चलोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक बार लेस देन जीरो, जीरो से कम। तो जीरो से कम यहाँ पे कौन से हैं, जीरो से कम यहाँ पे ये सारे हैं। ओके, सो अब अपन बात करते हैं मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। ये लेस देन से जस्ट ऑपोजिट है, मोर देन, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही, लेकिन बस ये इसमें जितने भी फंक्शंस होते हैं वो ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, सो इन मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इंटरवल इज ऑब्टेन्ड बाय फाइंडिंग द कम्युलेटिव टोटल्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज स्टार्टिंग फ्रॉम। अब यहाँ पे कैसे, कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द हाईएस्ट वैल्यू। अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हाईएस्ट वैल्यू से। जैसे उसके अंदर अपन क्या कर रहे थे, लोएस्ट वैल्यू से स्टार्ट कर रहे थे, वैसे यहाँ पे अपन हाईएस्ट वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और फिर जाते हैं लोएस्ट वैल्यू की तरफ। सो यहाँ पे देखो अपन इस तरीके से करते हैं, हाईएस्ट वैल्यू से स्टार्ट करते हैं और फिर जाते हैं अपन लोएस्ट वैल्यू की तरफ। ठीक है, सो यहाँ पे देखो लेस देन जीरो, उसके अंदर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हाईएस्ट वैल्यू, यानी कि अपन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे यहाँ से, मतलब पूरा लेंगे अपन इसके अंदर। ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं सबको अपन ऐड कर लेंगे इन लेस देन जीरो। सो लेस देन जीरो के अंदर अपन क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे। ओके, फिर अपन जब देखेंगे लेस देन 10, तो उसके अंदर अपन क्या करेंगे, अपन इनको ऐड कर लेंगे। ये देखो 5, 10, 12। फिर जब अपन लेस देन 20 देखेंगे तो उसके अंदर अपन इनको ऐड कर लेंगे। ओके, फिर अपन लेस देन 30 देखेंगे तो रिमेनिंग को ऐड कर लेंगे। फिर लेस देन 40 एंड 50। So less than 50 is 4 over here. Okay? So इस तरीके से आप यहाँ पे क्या निकाल लेते हो, आप यहाँ पे इस तरीके से निकाल लेते हो more than cumulative frequency. ठीक है, so less than cumulative frequency and more than cumulative frequency आप इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट करते हो। ओके, चलिए इक्वल एंड अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज। अब देखो इसके अंदर इक्वल क्लास इंटरवल सीरीज के बारे में पहले अपन बात करते हैं। सो व्हेन द क्लासेस इन अ सीरीज आर ऑफ द सेम इंटरवल, जब इनके मतलब जो भी क्लासेस होते हैं उनके इंटरवल जब सेम होते हैं तो इसको अपन इक्वल क्लास इंटरवल के नाम से जानते हैं। जैसे देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद इक्वल क्लास इंटरवल 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, यानी कि जो डिफरेंस आ रहा है वो हर इंटरवल में कितने का आ रहा है, 10 का आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इंटरवल है वो बिल्कुल यहाँ पे सेम है, तो इसी को ही अपन किस नाम से जानते हैं, इक्वल क्लास इंटरवल के नाम से अपन इसको जानते हैं। ओके, फिर अपन बात करते हैं अनइक्वल क्लास इंटरवल। तो व्हेन द क्लासेस इन अ सीरीज आर ऑफ द डिफरेंट इंटरवल, ठीक है, इट इज कॉल्ड अनइक्वल। अब जैसे यहाँ पे देखो 10 से 20, ओके, 20 से 40, फिर 40 से 70, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो अनइक्वल है, तो इसी वजह से इसको अपन किस नाम से जानते हैं, अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज। ओके, नाउ मिड वैल्यू सीरीज की अपन बात करते हैं। सो मिड वैल्यू और मिड पॉइंट इज द मिडिल वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल की जो मिडिल वैल्यू होती है वही होता है आपका मिड वैल्यू सीरीज। सो व्हेन सच मिडिल वैल्यूज आर गिवन इट इज कॉल्ड मिड वैल्यू सीरीज। अब देखो यहाँ पे जैसे कि मिड वैल्यू 5, 15, 25, 35, 45, सो ये होती है मिड वैल्यू, मिडिल वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे अपन मिडिल वैल्यू की बात कर रहे हैं। ओके, जैसे 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, so we are talking about the middle value over here. Okay, now steps to convert mid value series into continuous series. अब इस mid value series को अपन continuous series में किस तरीके से convert करेंगे? First of all, calculate the difference between the mid values. Two mid values, दो mid values के आप बीच का difference आप calculate कर लो। उसके बाद में then half of the difference is subtracted and added to each mid value. फिर हाफ में सब्ट्रैक्ट होता है और हाफ में ऐड होता है, जैसा अपन ने पहले किया था। ठीक है, टू फाइंड द लोअर एंड द अपर लिमिट्स रेस्पेक्टिवली। अब देखो, सो यहाँ पे देखो मिड वैल्यू आपको गिवन है 5 - 5 इज 0, फिर 15 - 5 इज 10,
फिर 25 माइनस 5 इज 20, 35 माइनस 5 इज 30। इस तरीके से आपने लोअर लिमिट निकाल ली। अपर लिमिट आप कैसे निकालोगे, बस आपको इसमें ऐड करना है। देखो लोअर लिमिट निकालने के लिए जो इनके बीच का डिफरेंस है उसको आप माइनस कर दो, और अपर लिमिट निकालने के लिए जो इनके बीच का डिफरेंस है उसको आप प्लस कर दो। तो यहाँ पे अपन ने 5 प्लस कर दिया और यहाँ पे अपन ने 5 माइनस कर दिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास में क्या निकल जाएगा, क्लास इंटरवल। कैसे निकला क्लास इंटरवल, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 टू 50। इस तरीके से आप यहाँ पे मिड वैल्यू से कॉन्टिन्यूस वैल्यू के अंदर आ सकते हो, कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर आप पहुंच सकते हो। ओके नाउ सो अब अपन बात करते हैं बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। व्हेन द डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टू वेरिएबल्स, जब डेटा आपका जो भी डेटा है आपका, जब वो दो वेरिएबल्स में क्लासिफाई किया जाता है, जैसे हाइट के वेरिएबल में और वेट के वेरिएबल में, मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स एटसेट्रा, द डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और टू वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो डेटा आपका, जिसको अपन वेट में भी अपन डिफाइन कर रहे हैं, हाइट में भी डिफाइन कर रहे हैं, डेटा को अपन स्टैटिस्टिक्स में भी डिफाइन कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स में भी अपन डिफाइन कर रहे हैं, तो इसको यानी कि ये टू वे है ना, दो तरीके से। सो टू वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को अपन बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। अंडर दिस डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल आर ग्रुप्ड इनटू वेरियस क्लासेस। सो यहाँ पे हर वेरिएबल की जो वैल्यू है वो दो अलग अलग वेरिएबल्स में या फिर दो अलग अलग ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया जाता है। नॉट नेसेसरी द सेम ऑफ ईच वेरिएबल इन द सेम वे ऑफ फॉर यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशंस। अब देखो यहाँ पे आपको इस टेबल के अंदर क्या देखने को मिलेगा, बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शोइंग मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स इन अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो 15 स्टूडेंट्स के यहाँ पे आपको मार्क्स दे रखे हैं अकाउंट्स के और इकोनॉमिक्स के। ठीक है, तो जब आप दो वेरिएबल्स को शो करते हो एक ही टेबल के अंदर, सो दिस दैट इज नोन एज बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी। तो देखो मार्क्स इन अकाउंट्स 25, 26, 27, 28 एंड टोटल। ठीक है, यहाँ पे 19, 20, 21 एंड 22। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं 15 स्टूडेंट्स, उनको किसको कैसे कितने मार्क्स मिले हैं वो सारा का सारा अपन ने यहाँ पे शो किया है इस टेबल के अंदर। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो डेटा होता है आपका, उसको आपको दो वेरिएबल्स में क्या करना पड़ता है, क्लासिफाई करना पड़ता है। मतलब सिंगल डेटा को दो वेरिएबल्स में क्लासिफाई करना है। अब यहाँ पे सिंगल डेटा क्या है, मतलब 15 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब उन 15 स्टूडेंट्स के दो वेरिएबल्स यानी कि इकोनॉमिक्स के मार्क्स एंड अकाउंट्स के मार्क्स, तो इन दोनों में आपको इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। ओके, सो आपका आज का ये जो वीडियो है बच्चों वो यहीं पे आपका खत्म होता है। सो कोई भी ऐसा पॉइंट जो कि आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना भी बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।